नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य, उनकी सामाजिक क्रांति की मशाल आज तक जल रही है और सदियों तक वो प्रज्वलित रहेगी। बाबा साहेब ने न केवल समाज के शोषित वंचित तबके का उद्धार किया, बल्कि इस महान देश के महान संविधान के निर्माण में एक महान भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में भी हमेशा उनका स्थान उच्च रहा है। जब तक वो जीवित थे तब भी, और भारतीय राजनीति के प्रभावित वो करते रहे, और आज जब वो नहीं है तब भी वो भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव आज भी साफ झलकता है। आज डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पूरे राष्ट्र ने उन्हें नमन किया, लेकिन आज उन्हें लेकर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस ने आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान की दुहाई दी, तो वहीं बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब की अनदेखी की। आज का पूरा सच में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे और जानेंगे पूरा सच कि क्या सही में कांग्रेस ने बाबा साहेब की अनदेखी की थी। आज हम ये राज भी खोलेंगे कि आखिर कैसे थे कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते। आखिर बाबा साहेब अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या सोचते थे। आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था दलित विरोधी। और क्या सही में नेहरू और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को धांधली से चुनावों में हराया था। आज पूरा सच में राज खुलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय चुनावी इतिहास में धांधली के शिकार होने वाले पहले नेता थे, और वो इसके खिलाफ अदालत तक में गए थे। तो आज ऐसे ही कई राज खुलेंगे और आप जानेंगे कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते का पूरा सच। तो संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देश भर में मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि आज का दिन सामाजिक अन्याय को मिटाने के बाबा साहेब के अथक प्रयासों को याद करने का दिन है। संसद भवन परिसर में मौजूद प्रेरणा स्थल पर भी आज कार्यक्रम हुए। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन आज भी विपक्ष की राजनीति नहीं रुकी। आज भी संसद परिसर में बाबा साहेब के संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष नजर आया। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में संविधान की लाल कॉपी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, और इस विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। पहले आप सुनिए कि संविधान की कॉपी के साथ इस प्रदर्शन पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे संविधान निर्माता बाबा साहेब के कांग्रेसों के संबंधों का पूरा सच। Today is Ambedkar Death Anniversary, the person who made the Constitution of India. And their constitutional right has been violated here for Adani. So we are doing a symbolic protest. बंद कर दिया है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था, बाबा साहेब अंबेडकर को कितना अपमानित किया था। आज ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। तो राहुल गांधी संविधान की किताब लहराकर डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं। उनके नेता यह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार बाबा साहेब के संविधान पर हमला कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। आखिर पूरा सच क्या है? आइए इस पूरे सच का खोलते हैं राज और आपको बताते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच आखिर कैसे रिश्ते थे।
तो ये तो सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर पंडित नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे और उन्होंने देश का संविधान बनाने में महान योगदान दिया था। लेकिन इसके बाद 1951 में डॉक्टर अंबेडकर का भरोसा नेहरू सरकार से उठ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमें बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। यह बात सच तो है, लेकिन यह अधूरा सच है और मैं हमेशा कहता हूं कि अधूरा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। इसलिए अब सुनिए पूरा सच। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की एक बहुत बड़ी वजह नेहरू की दलित विरोधी नीति और नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी और यह बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद दिए बयान में कही थी। अक्टूबर 1951 में दिए गए अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि नेहरू सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है और नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा में लगा हुआ है। यानी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का सीधा सीधा नुकसान दलितों को हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था। और उनका यह इस्तीफा प्रकाशित हुआ है डॉक्टर अंबेडकर का अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 के बीच में। और इस ग्रंथ को सबसे पहले 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था और बाद में 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार की देखरेख में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। जाहिर है इसकी सच्चाई पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। खैर, पूरे 10 पेज के अपने इस्तीफे में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। यह नेहरू की सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी और डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और इसी साल देश में पहले आम चुनाव भी हो रहे थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में दिए अपने चुनावी भाषण में कहा था कि नेहरू के राज में मुसलमान दलितों की कीमत पर मौज कर रहे हैं, जबकि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा दलितों को सुरक्षा की आवश्यकता है। और बाबा साहब का यह भाषण प्रकाशित हुआ है अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 के खंड 3 के पेज नंबर 418 पर। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे आज के कांग्रेस के नेताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जालंधर में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए। उन्होंने पिछले 20 सालों में 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी दलितों के कल्याण के बारे में नहीं कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जब इतने अड़ियल हैं तो उन्होंने हमारे लोगों यानी दलितों से कितनी हमदर्दी उन लोगों को हो सकती है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहे। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ लोग पंडित नेहरू के पास गए और अनुरोध किया कि दलितों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि उनके लिए सब कुछ किया जा चुका है और अब दलितों को किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं है। और बंटवारे के समय जब दलितों को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती रोक लिया था ताकि उनके लोगों को खुद छोटे मोटे काम ना करना पड़े, तो मैंने पंडित नेहरू से गरीब दलितों को वहां से निकालने के लिए कुछ करने के लिए कहा। पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मैंने अपने लोगों को निकालने के लिए 2 लोगों को पाकिस्तान भेजा और हमारी महार बटालियन को भी गरीब अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए वहां भेजा गया था। सोचिए, अगर कांग्रेस के नेताओं को हमारे लोगों यानी दलितों से इतनी हमदर्दी है
तो कांग्रेस हमारे लिए आखिर क्या करेगी। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर के विचार नेहरू सरकार की दलित विरोधी नीति पर। तो इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में पंडित नेहरू की कैबिनेट में बाबा साहेब के इस्तीफा देने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने कांग्रेस की दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण ही कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने तब क्या कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब आम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है। तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता इन दिनों ईवीएम चिल्लाता है। वामपंथी और अन्य विपक्षी पार्टियां भी ईवीएम को कोसते हैं। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो चुनावी धांधली का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि 1952 में जो देश का पहला आम चुनाव था, उसमें नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कैसे बाबा साहेब को बेईमानी से चुनाव में हराया था। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनाव इतिहास की पहली धांधली के शिकार, और उनके साथ धांधली करने का आरोप लगा था नेहरू की कांग्रेस और वामपंथियों पर। तो बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई, जिसे उस वक्त नॉर्थ बॉम्बे कहा जाता था, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपाद अमृत डांगे ने पर्चे बंटवाए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा गया था। ये पर्चे जगह जगह पर बांटे गए और ये वही डांगे साहब हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचे, यानी महासचिव बने। अब करते हैं नतीजों की बात। चुनाव में जमकर धांधली हुई ऐसे आरोप हैं और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से चुनाव ये हार गए। और हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 74,333 वोट कैंसिल किए गए। ये था चुनाव। और 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की इस चुनावी हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसको अनुमोदित किया था, इस पुस्तक को। और इस पुस्तक में धनंजय कीर ने बताया है कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। अपनी किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा था कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी हार हुई है। ये धनंजय कीर ने लिखा है और ये सबसे ऑथेंटिक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर पर मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अपने ऊपर लगे हुए सत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। और हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले वामपंथी और कांग्रेसियों का इकोसिस्टम
कभी इस बात की चर्चा नहीं करता कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बकायदा कोर्ट में केस दायर किया था। जानी मानी अमेरिकी लेखक गेल ओमवेट अपनी पुस्तक अंबेडकर टूवर्ड्स एन इनलाइटमेंट इंडिया में लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है। इन चुनावों में 74,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया था। यह था कांग्रेस और वामपंथियों का इकोसिस्टम उस समय भी, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। और अब आगे सुनिए, वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। चुनाव हारने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर को गहरा सदमा लगा। वो बेहद बीमार रहने लगे, उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की धर्मपत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर ने। उन्होंने 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की चुनावी हार के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त कमलकांत चित्रे को एक पत्र भेजा था, जिसमें डॉक्टर सविता अंबेडकर ने लिखा था कि राजनीति डॉक्टर साहब के जीवन का जीवन है, वही उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिवर्धक दवा है। संसदीय कार्य में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। हालांकि उन्होंने अपनी चुनावी हार सह ली, लेकिन फिर भी पुरानी राजनीतिक घटनाओं से उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आया है। अगर वो लोकसभा में चुने गए तो कौन सा काम हाथ में लेने हैं, इसकी प्लानिंग डॉक्टर साहब यानी अंबेडकर जी ने पहले से ही बना रखी थी। लोकसभा ही उनकी कीर्ति और कर्तव्य के लिए उचित जगह है। तो ये था डॉक्टर सविता अंबेडकर का पत्र। और 1952 में लोकसभा चुनाव में मिली हार ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे, लेकिन जो झुक जाए वो फिर डॉक्टर अंबेडकर कैसा। 2 साल बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनावों में वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। ताल ठोकी उन्होंने, और इस बार भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बाबा साहेब अंबेडकर को हराने में झोंक दी। लिहाजा इस बार वो 1954 में 8,000 वोटों से हार गए, पहले मुंबई और फिर भंडारा। 2 साल के अंदर मिली 2 चुनावी हारों ने डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा दिया, और भंडारा की हार के बाद वो और ज्यादा बीमार रहने लगे, और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन हो गया, और आज उनकी पुण्यतिथि। अब आइए आपको सुनाते हैं कि अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने की कांग्रेस की साजिश के बारे में क्या कहा है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया। 2 बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे, इसलिए भांति के षड्यंत्र किए। पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इस पराजय की उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है इस खुशी का। तो आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले भी नेहरू और कांग्रेस की दलित विरोधी नीतियों से सहमत नहीं थे। वो इसको आवाज भी उठाते थे इस पर, और आजादी के पहले भी इस मुद्दे पर पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच विवाद हो चुका है। और ये विवाद जुड़ा है नेहरू के एक अनुसूचित जाति के नौकर से, जिसे नेहरू ने अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वा दिया था। और इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर बहुत नाराज हुए थे। असल में 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के तहत चुनावों में 148 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थी। इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को यह भरोसा था कि कांग्रेस इन सीटों पर वंचित समाज का उत्थान करने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार मैदान में उतारेगी,
लेकिन नेहरू जी ने कर दिया खेल और अपने ही नौकर को बना दिया विधायक, ऐसी एक रिजर्व सीट पर। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि जब 1937 में चुनाव हुए तो पंडित नेहरू ने अपने खानदानी नौकर हरि उर्फ हरिया को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वा कर बाकायदा विधायक बनवा दिया। वैसे देखा जाए तो नियम के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन हरि, क्योंकि हरि अनुसूचित जाति से ही आते थे, लेकिन नैतिक रूप से यह गलत था। और डॉक्टर अंबेडकर को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनकी नैतिकता के जो मापदंड थे वो बहुत ऊंचे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 30 मई 1937 के दिन मुंबई के कामगार मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने नेहरू की इस चाल का उल्लेख किया था। और इस भाषण का उल्लेख मिलता है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के खंड 37 के पेज नंबर 148 पर। डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा की, जिन्होंने इन दलितों की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने दलित वर्ग से आने वाले नौकरों को उम्मीदवार बना दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में नेहरू के हरि नाम के नौकर का उदाहरण दिया। तो यह था पूरा सच नेहरू, कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्तों पर। फिलहाल पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि राज्यसभा की सीट नंबर 222 नोटों की गड्डी क्यों मिले वहां पर। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर यानी 222 पर जहां मिली नोटों की गड्डी, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को आप जब इस बात की जानकारी दी कि यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है, तो वहां से और ये नोटों की गड्डी मिली है, तो सभापति के इस खुलासे के बाद सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस ने आरोप साबित होने से पहले ही सांसद का नाम सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई, तो बीजेपी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। सभापति ने कहा कि परंपरा के मुताबिक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये नोट कब और कैसे मिले। गुरुवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एंटी सबोटाज टीम रूटीन चेकिंग पर थी। इसी दौरान चेकिंग कर रही टीम को सीट नंबर 222 पर नोटों का यह बंडल मिला। संसद सत्र के दौरान हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले और कार्रवाई समाप्त होने के बाद एंटी सबोटाज टीम जांच करने के लिए आती है, और जांच के दौरान कई बार चश्मा, मोबाइल, डायरी जैसी चीज़ें मिलती हैं जो संसद अक्सर भूलवश छोड़ जाते हैं और इन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर रख दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये रकम बड़ी थी, इसलिए इसके बारे में राज्यसभा के सभापति को सूचित किया गया। हालांकि अब ये साफ नहीं हो पाया अभी तक कि करेंसी नोट असली थे या नकली, और अभी तक किसी भी सांसद ने इन नोटों पर अपना दावा नहीं किया है। और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा है कि ये उनके पैसे नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी इस तरह से नोटों की गड्डी भूल सकता है।
तो आइए सुनते हैं इस मामले में किसने क्या कहा। Wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी। तो आइए सीधे चलते हैं कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं।